Hello everyone, welcome to IITP Classroom. I hope you are doing well. जैसे कि हमारा ये फ्री बेसिक सीरीज चल रहा है जिसमें हमने केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस लॉज कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर जिस किसी ने भी ये प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स, तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उस चैप्टर से हमें कुछ हेल्प इस चैप्टर में होने वाली है। ओके, अगर कोई इस चैनल पे नया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। ज़्यादातर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बेसिकली ये एनसीईआरटी में टॉपिक है, तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइप क्या है, इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन ए का कन्वर्जन बी में हो रहा है, राइट। रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड टू बी। अब ए को मैं बी में कन्वर्ट करो, ए क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, और बी क्या रहेगा हमारा प्रोडक्ट, राइट। बी क्या होगा हमारा प्रोडक्ट होगा। अब ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो हो गया, अब ये फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्टेंट है हमारे पास सी, सी का कन्वर्जन हमने डी में कर दिया और डी को हमने फिर से सी में कन्वर्ट कर लिया, तो ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, जो भी हम इक्विलिब्रियम देखते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। इक्विलिब्रियम किसके लिए होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो पहले आपको आइडिया क्लियर हो गया, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब आपका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तब, राइट। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई कन्वर्जन है, जैसे मैंने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ये हो सकता है। लिक्विड टू गैस चले गए, इसमें भी इक्विलिब्रियम फॉर्म होने के चांसेस, इसके लिए हम एग्जांपल्स लेने वाले हैं। और गैस टू लिक्विड भी बन सकते हैं। ये रिएक्शन कैसा है, इरिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। अब जैसे कि गैस टू सॉल्यूशन भी मैं जा सकता हूँ, गैस टू सॉल्यूशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी जाएगा, या गैस टू सॉलिड भी बोल सकते हो, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये कुछ इक्विलिब्रियम के फॉर्म हो गए। अभी बात करते कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देखते कि रियल लाइफ में एग्जांपल्स क्या है इसके। जैसे हमने एक बकेट लिया है, बकेट ऑफ वाटर, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये आ गया। आई होप ये आपको इमेज क्लियर दिख रहा होगा। अब जैसे देखिए आपको ये बकेट दिख रहा है, इसमें पानी आ रहा है, राइट। तो ये टैप है, यहाँ से वाटर आ रहा है, और ये जितना इसका फोर्स होगा या जितना इतना प्रेशर है, सेम टैप मैंने यहाँ पे रखा है, उसका भी प्रेशर सेम होगा। यहाँ से पानी नीचे आ रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऐसा स्टेट फॉर्म होगा जिसमें वाटर का कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, वाटर जितना है उतने अमाउंट में रहेगा। तो जब ये स्टेट बनती है, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या हो गया, वाटर बिल्कुल कांस्टेंट है, वाटर आ रहा है वाटर जा रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। वो पानी आ रहा है और पानी जा रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रही है। तो इस टाइप के स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या बन गया, इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया, राइट। ये एग्जाम्पल हो गया, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये रहेगा आपका इक्विलिब्रियम, राइट। इसको हमने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम। आई होप आपको इक्विलिब्रियम का आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो जनरली इक्विलिब्रियम हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस में। जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे होती है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अभी इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या होते हैं। इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स। ये हमारे लाइफ में भी मैटर करता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एज वेल एज डायनामिक इक्विलिब्रियम, दोनों हमें समझने हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक
इक्विलिब्रियम। दो टाइप के इक्विलिब्रियम यहाँ पे हमें पढ़ने, स्टैटिक और डायनेमिक। मोस्टली डायनेमिक पे हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। स्टैटिक देखो, जैसे आप मान के चलो कोई रूम में बैठे हो, रूम में एक जगह कबर्ड रखा हुआ है, मान के चलो ये कबर्ड है, ओके, ये कबर्ड है, ओके। तो इस कबर्ड का पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है, ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मतलब ये स्टेडी स्टेट में है, इसका कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो जो कबर्ड एज इट इज है वो उसका पोजीशन सेम होगा। ऐसा नहीं कि कबर्ड यहाँ से निकल के राइट हैंड साइड में चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ऐसा होता है कभी? नहीं ना। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो स्टेडी होता है, मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम देखते हैं क्या होता है। जैसे आपने ट्रेडमिल देखा होगा, ट्रेडमिल पे कोई अगर दौड़ रहा है तो क्या होता है, वो मोशन में है बट उसका पोजीशन भी सेम है। वो मोशन में, देखो वो मोशन में है बट वहां पे एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है, राइट? वो चल रहा है, उसको लग रहा है कि वो चल रहा है बट उसका पोजीशन सेम है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो गया, फिर से प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट में हो, इस केस को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये हमें पढ़ना होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस में। और केमिकल इक्विलिब्रियम इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ओके। केमिकल इक्विलिब्रियम ये किसका एग्जांपल है? डायनामिक इक्विलिब्रियम का। याद रखना, मैं इसका एग्जांपल अगर दूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जो भी केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है वो किसका एग्जांपल है? डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होगा, राइट? वो किसका एग्जांपल है? डायनामिक इक्विलिब्रियम का। आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट? अभी इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले तो आपको दो रिएक्शंस के बारे में समझना होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दो टाइप की होती है। पहला जो रिएक्शन है हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये आपको पढ़ना होगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्शन दिया है और आपको पूछा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, ओके, या इक्विलिब्रियम में है। तो पहला यहाँ पे रिएक्शन आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्शन हो रहा है फिर से वापस नहीं आएगा। जैसे कि मान के चलो कोई, अगर मैंने कैंडल को जला दिया, राइट? कैंडल का जलना, एक बार कैंडल जल गई तो फिर से वापस उसी स्टेट में आएंगे क्या? नहीं। वो कैसा रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन। कैंडल का जलना क्या हो गया? इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? जब कैंडल को हम जलाएंगे तो कैंडल का क्या होता है, कोई स्टेट में चेंज हो ही नहीं रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन, राइट? अभी देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस के क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। जैसे कि मान के चलो कहीं पे एक्सप्लोजन हो गया, राइट? जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियर फिशन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। कहीं पे बॉम्ब का अगर एक्सप्लोजन होता है तो मतलब वो रिएक्शन होगी तो फिर से वो स्टेट में वापस नहीं आएगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसको क्या बोलना है हमें? इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट? एक बार जो चीज हो गई फिर से वापस नहीं आएगी, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार जो चीज हो गई फिर से वो वापस नहीं होती, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला आता है रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट ओनली। मतलब क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ओनली। रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स ओनली। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का कन्वर्जन डायरेक्टली प्रोडक्ट में हो जाता है, फिर से रिएक्टेंट आपको नहीं मिलेगा। अब रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, वन वन सिंगल डायरेक्शन में होता है। रिएक्शन इज वन सिंगल डायरेक्शन। वन सिंगल डायरेक्शन में आपका रिएक्शन होगा, वन सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन, ओके। एक ही डायरेक्शन में आपका रिएक्शन होगा, राइट? ये हम पॉइंट बोलते हैं, सिंगल डायरेक्शन में आपको रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड टू कंप्लीशन, ऑलवेज प्रोसीड टू कंप्लीशन, ऑलवेज प्रोसीड टू कंप्लीशन। जैसे एक बार आपने कैंडल जला दिया,
तो जब तक वो उसका वैक्स होगा तब तक वो जलती रहेंगी, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, उसको हम बोलते हैं कंप्लीशन। तो इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल बढ़ जाता है, राइट। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अभी इसके अगर एग्जांपल्स देने रहे तो मैं एग्जांपल्स यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला तो एग्जांपल, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जैसे एसिड प्लस बेस रिएक्ट होता है तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे कि HCl के साथ मैंने NaOH ले लिया, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या रहेगा हमारा, NaCl प्लस बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, वाटर, राइट। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट होता है तो सॉल्ट बनता है, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम फास्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। और फास्ट रिएक्शन का हम रेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ओके, जो हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। अब मुझे बताइए, जैसे कि आपने एक सुना होगा ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे अभी जब भी हमें एसिडिटी होता है तो क्या करते हैं हम, जैसे कि इनो लेते हैं ना, इनो, मैं एक जनरल नॉर्मलाइज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जब भी एसिडिटी होता है तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, एसिडिटी खत्म हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है विद इन 6 सेकंड, जैसे एडवर्टाइज में बताया जाता है, राइट। 6 सेकंड में आराम। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, फास्ट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, ये हो गया। तो पहला एग्जांपल ये है आपका। सेकंड एग्जांपल है आपका आयोनिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, आयोनिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा हमारा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार प्रेसिपिटेट बन गया तो रिएक्शन फिर से रिवर्स नहीं आती। जैसे कि मान के चलो AgNO3 को मैंने NaCl के साथ रिएक्ट करवा दिया। AgNO3 को हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NaCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओके। कन्वर्जन ऑफ AgNO3 इनटू NaCl, तो क्या होगा बताइए, AgCl बनेगा जो PPT फॉर्म में बनता है, और आपको मिलेगा NaNO3 विच इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या मिला, PPT मींस प्रेसिपिटेट। अब ये एक बार रिएक्शन हो गया तो रिएक्शन फिर से वापस नहीं जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्शन रिवर्स नहीं होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लियर हुआ आइडिया इसका एग्जांपल, इसमें कोई डाउट है किसी को, ओके। ये एक एग्जांपल हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड एग्जांपल अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन reactions are the examples of irreversible reaction। जैसे कि फॉर एग्जांपल SnCl2 है प्लस ट्वाइस FeCl2, ये एक रिएक्शन हो रहा है, ये दो आपके रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट होकर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है SnCl4 प्लस ट्वाइस FeCl2, ये आपका प्रोडक्ट है, ओके। रिएक्शन को बैलेंस है ये चेक करना है। SnCl2 का कन्वर्जन, हाँ, FeCl2 हो गया, ठीक है। 4 क्लोरीन, 4 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्लोरीन आइटम बढ़ गए, 4 प्लस 2 6। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे FeCl3 लिख लेता है, राइट। ये रिएक्शन हो गया, FeCl3, 3 2 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 4 8। अब नाउ देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसी को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी इस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। नॉर्मल एग्जांपल से इरिवर्सिबल रिएक्शंस के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे या प्रॉपर्टीज। रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में जाता है, कंप्लीटली रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ क्या था, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन होता है, ऑलवेज प्रोसीड टू कंप्लीशन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या देखे, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इवन दो ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन के। अभी इसके अपोजिट जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, हाँ, तो दिस इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट गोज टू रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है और प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट में होता है। इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन।
तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें रिएक्टेंट बैक मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस conversion of reactant into product, conversion of reactants into products, reactants into products and products into reactant। देखो मैंने एरो बता दिया, ये एरो कैसे आपका रिवर्सिबल एरो है। तो डबल हेडेड एरो होता है जिसको हम ऐसा लिखते हैं, एक हाफ फिश हुक एरो और ये फिश हुक एरो, राइट। फिश हुक एरो आप इसको बोल सकते हो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में एक जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन को मैं देख के बता सकता हूँ, रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, राइट। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये आपका कैसा है, बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा। अब ऐसा बोल सकते हैं भी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में जाएगा, तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर कंप्लीट इन नेचर। ऐसा बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर कंप्लीट इन नेचर। तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे बिकॉज प्रोडक्ट बन गया, फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट बना से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये कंटिन्यू चलते जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सर रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल। पहला एग्जांपल है थर्मल डिसोसिएशन ऑफ, कोई भी आपने एक कार्बोनेट ले लिया, जैसे कि देखो CaCO3। बस याद रखना ये जो रिएक्शन, एक नोट यहाँ पे बना लेना, ये नोट है यहाँ पे, रिएक्शंस टेक प्लेस इन क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड वेसल में आपका रिएक्शन होगा, ओके, रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल। तो ये इसका डिफरेंस है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो क्लोज्ड वेसल में करने होते हैं, ओपन कंटेनर में नहीं होंगे। जब भी हम लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड वेसल में होना चाहिए, ओपन वेसल में नहीं होना चाहिए। रिएक्शन कैरिड आउट इन क्लोज वेसल, रिएक्शन इन क्लोज वेसल। अब चलिए इसका पहला एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने अगर डिकम्पोजिशन कर दिया तो क्या मिलता है हमें, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हीट करना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन करेंगे तब हीट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैं अगर हीट करता हूँ तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलता है, ये दोनों फिर से कंबाइन होकर आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कन्वर्जन CaO प्लस O2 में हो रहा है, एट द सेम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO प्लस CO2 मिला के हमें क्या मिलेगा, COCA3 मिलेगा। फिर उसके बाद ये पहला एग्जांपल हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। मैं इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन बोल सकता हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो टेम्परेचर के प्रेजेंस में होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर आइडिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ सेकेंड रिएक्शन होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ले लो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये आपका रिएक्शन है इरिवर्सिबल। अब जैसे देखो NH4Cl एक अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ले लिया, इसके साथ मैंने वाटर का रिएक्शन किया, रिएक्शन आपका कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें आपको मिलेगा NH4OH प्लस HCl, NH4OH प्लस HCl। ये कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। थर्ड एग्जांपल अगर देना रहा तो ऑल गैसियस रिएक्शंस, all normal gaseous reactions, all normal gaseous reactions, बट रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, इन क्लोज वेसल, इन क्लोज वेसल। रिएक्शन कैसे होना चाहिए, इन क्लोज वेसल। अब जैसे कि एग्जांपल ये है, N2 प्लस N2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस NO, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। H2 प्लस I2, ये गैसियस स्टेट में होंगे, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI, रिवर्सिबल रिएक्शन है। N2 प्लस थ्राइस H2, जिसको हम हैबर प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हमें मिलता है अमोनिया गैस। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि ट्वाइस SO3 को मैं रिएक्ट कर लेता हूँ, तो ट्वाइस SO3 का कन्वर्जन होता है ट्वाइस SO2 प्लस O2, फिर से रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और एक और वेल नोन एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर।
हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। जब हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई ईस्टर ले लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोला जाएगा। अब इसमें क्या होगा देखो, आपको मिलेगा जब भी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते तो एसिड प्लस अल्कोहल मिल जाता है। क्या मिलेगा आपको, एसिड प्लस अल्कोहल। एसिड प्लस अल्कोहल, ईस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड प्लस अल्कोहल। जैसे कि ये ईस्टर है, ईस्टर को मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। समझा आपको रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए एक बार देखते हैं क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस नेवर कंप्लीट इन नेचर। एग्जाम्पल देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था सेकंड एग्जाम्पल। देन ऑल नॉर्मल गैसेस रिएक्शंस इन क्लोज वेसल, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस माने जाते हैं। फिर आता है फोर्थ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एसिड प्लस अल्कोहल। के क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछो। सिंपल रिएक्शंस है जो हमने पढ़े हैं, जिस टाइप के रिएक्शंस को हमने बोला है रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। इस रिएक्शंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर आइडिया। चलिए अब रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है, तो इसके मैं टाइप्स भी बता देता हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शंस के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। पहला होता है होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, एक है हमारा होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा क्या है हमारा, रिवर्सिबल हेटेरोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस। आज ये इस टॉपिक का पहला ही लेक्चर है, तो इसमें सारा आपको थ्योरी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हेटेरोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी होमोजेनियस से आपको पता चल रहा है कि होमोजेनियस मतलब ऐसा स्टेट होता है जिसमें जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है वो सेम फेज में रहेंगे। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन सेम फेज। तो ऐसा बोलो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन सेम फेज, सेम फेज या सेम स्टेट हम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होमोजेनियस में एग्जांपल दे दिया मैंने, N2 गैस प्लस H2 गैस को अगर हम कंबाइन करते हैं, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, रिवर्सिबली रिएक्ट होगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा अमोनिया गैस। अब ये कैसा रिएक्शन है, अब इसमें देखो रिएक्टेंट जो आपको दिख रहा है ये गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, प्रोडक्ट भी आपका गैसीय स्टेट में। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट सेम होता है, उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर हुआ। जैसे कि मैं ग्राफाइट लेता हूँ, ग्राफाइट सॉलिड स्टेट में है और डायमंड हमने ले लिया, डायमंड भी सॉलिड स्टेट में है। देखो इसमें क्या हो गया, दोनों स्टेट सेम है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज होमोजेनियस रिएक्शन। ओके, इसको हमने क्या बोला है, होमोजेनियस रिएक्शन। क्लियर, एनी डाउट। अभी आता है हेट्रोजेनियस रिएक्शन। हेट्रोजेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, अभी आपको पता चलेगा। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव डिफरेंट फेजेस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट are in different phase or state, are in different phase और state। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कुछ अलग फेज में दिख रहा है और प्रोडक्ट भी हमें कुछ अलग फेज में दिख रहा है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि हमने थर्मल कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होता है, फिर इसका रिएक्शन होने के बाद इसको हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन हो गया, हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में है और CO2 गैस। देखो इसमें क्या हो गया, एक स्टेट चेंज हो गई, दो आपके जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं सॉलिड स्टेट में है और एक मॉलिक्यूल आपका गैसीय स्टेट में, तो ये रिएक्शन जो रहेगा हेट्रोजेनियस रिएक्शन है। बट इसमें केमिकल, इसमें इक्विलिब्रियम है, ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है, बट दोनों स्टेट चेंज हो गए, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला गया,
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनियस रिएक्शन। आपको आइडिया आ गया अब होमोजेनियस क्या होता है और हेट्रोजेनियस क्या होता है, राइट? होमोजेनियस क्या होता है, हेट्रोजेनियस क्या होता है, क्लियर हो आइडिया? ओके, और एक आधा एग्जांपल दे दूं। जैसे कि मैंने FeO सॉलिड ले लिया, इसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ कर दिया, दोनों में इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट मिला FeS सॉलिड, Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब मुझे होता है इसमें क्या हो गया, एक सॉलिड स्टेट है, एक गैसियस स्टेट है, रिएक्टेंट में भी सॉलिड गैस, प्रोडक्ट में भी सॉलिड गैस, मतलब स्टेट चेंज हो गई, तो ये रिएक्शन कैसा रहेगा, हेट्रोजेनियस। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनियस रिएक्शन। ओके, अब देखिए कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल होती है तो उसमें क्या होता है, इसमें एक इक्विलिब्रियम बनता है, उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम कैसे फॉर्म होता है तो हम देखते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए देखते हैं। अभी हम एक ग्राफ बना लेते हैं, मान के चलो एक ग्राफ है हमारे पास, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने ग्राफ बना दिया। तो इस ग्राफ में मैंने रखा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम। ओके, एक ग्राफ ड्रॉ किया हमने। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे H2 प्लस I2, ये दोनों रिएक्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस HI। ओके, दोनों रिएक्ट होंगे तो ट्वाइस HI। इन दोनों में जो इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है उस इक्विलिब्रियम को हमने बोला है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 प्लस I2 जब रिएक्ट होगा तो हमें क्या मिल रहा है, ट्वाइस HI। एट द सेम टाइम जब HI का डिकम्पोजिशन होगा तो हमें क्या मिलता है, I2 प्लस H2। अब चलिए रिएक्शन हम देखते क्या होगा। तो शुरुआत में क्या होगा, जब स्टार्टिंग होगा रिएक्शन का तो H2 प्लस I2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। देखो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, H2 प्लस I2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है वैसे क्या होगा, H2 प्लस I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है। क्लियर, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होते जा रहा है। फिर देखो HI का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो HI बिल्कुल जीरो था कॉन्सेंट्रेशन, तो ये यहाँ पे मैं HI लिख रहा हूँ। HI का शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो था, जैसे जैसे रिएक्शन आगे चलते जाएगा HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे एक स्टेट फॉर्म होगा, उस स्टेट को हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम। एक स्टेट ऐसा आ जाएगा जिसमें concentration of HI and concentration of H2 plus I2 is same, then this reaction is called as equilibrium reaction and this point is called as equilibrium। समझा आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्लियर, एनी डाउट? जैसे देखो H2 plus I2 रिएक्ट हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, HI मिलना स्टार्ट हो गया। एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिसमें H2 plus I2 और HI का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम होता है, उसी को हमने क्या बोला है, इक्विलिब्रियम। अगर आपको इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है तो देखो कैसे करेंगे डिफाइन इक्विलिब्रियम को। अब डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम ये बिल्कुल आपके बेसिक कवर करेंगे ये टॉपिक्स, तो आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, state of reversible reaction when the two opposing reactions occur, when the two opposing reactions occur at the same rate, occurs at the same rate, occurs at the same rate, and the concentration of reactant and the concentration of reactant, concentration of reactant and the concentration of product do not change, a reactant and product do not change। तो ऐसे रिएक्शन जो सेम रेट से होते हैं और प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पे सेम होता है, इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। एंड केमिकल रिएक्शन है तो इसको नाम दिया जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको क्या नाम दिया गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो आइडिया? ठीक है, ऐसे रिएक्शंस
जिसमें बिल्कुल फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction is exactly equals to rate of backward reaction, which is equals to rate of backward reaction. हम ऐसा बोल सकते हैं, तब जाके आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर हुआ आइडिया? ओके, चलिए कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। सिंपल कंसेप्ट है, हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें वाटर रखा हुआ है। मान के चलो हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें वाटर है, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और इस एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। मान के चलो यहाँ पे वाटर रखा है मैंने, ओके, यहाँ पे वाटर है और ये क्लोज कंटेनर है, बिल्कुल क्लोज कंटेनर में मैंने वाटर रखा है। जैसे मैंने बोला आपको अगर रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़नी है तो कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज वेसल होनी चाहिए, क्या क्लोज कंटेनर होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स फॉर्म हो गए, राइट, वेपर्स फॉर्म हो गए। तो एक सर्टेन स्टेज ऐसा आता है कि जो आपका वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है और जो वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सेम हो जाता है। उस स्टेट में क्या होता है, हम बोल सकते हैं रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है। तो वेपराइजेशन होगा एट एनी टेम्परेचर ना, किसी भी टेम्परेचर पे वेपराइजेशन हो सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं एट एनी टेम्परेचर वेपराइजेशन टेक्स प्लेस। वेपराइजेशन हो रहा है। वेपर्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, ये वेपर्स हो गए, राइट, ये वेपर्स है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मच ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर, राइट। इनिशियली क्या होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेपर्स। जैसे जैसे रिएक्शन होते जाता है एट द सम टाइम इंटरवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर विल बी इंक्रीजेस। वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वेपर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और एट द सेम टाइम वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, या रिमेन्स कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं, ओके। बट एट सर्टेन टाइम तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स, दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो क्या हो रहा है, वाटर था पहले, वेपराइजेशन हो गया एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर वेपरेशन हो रहा है, धीरे धीरे वेपरेशन होगा। तो पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, वेपर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। धीरे धीरे जैसे टाइम जाते जाएगा तो वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ओके, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट है। तो एट दिस स्टेज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज सेम देन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, जैसे यहाँ पे मान के चलो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसको हमने क्या बोला है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ओके। ये क्या है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर, आइडिया क्लियर हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ओके। इसी को हमने क्या बोला है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो चलिए भी फिजिकल इक्विलिब्रियम के मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम है, एंड गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम के 5 टाइप्स है। फिजिकल इक्विलिब्रियम ये हमें पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में भी है, तो आप देखोगे इस पे आपको डेफिनेशंस वगैरह पूछे जाएंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के टाइप्स। ये आपको इसको नोट्स में भी लिखना होगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, जिसको हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम बोला है। तो पहला प्रोसेस आता है यहाँ पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पहला कौन सा इक्विलिब्रियम है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब इसको समझ लेते विद एग्जांपल। अब इसमें देखो क्या होता है, अभी आपको H2O दिया है आइस सॉलिड फॉर्म में, H2O का कन्वर्जन हो गया लिक्विड फॉर्म में वाटर में, राइट। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है। शुरुआत में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आइस और आपका जो वाटर है इसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, आइस का और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया। तो इस केस में जो क्या हुआ, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो गया, लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में हो गया। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर एट एन इक्विलिब्रियम, ऐसा हम बोल सकते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस
at 0 degree Celsius, ice and water attain equilibrium. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम मिलेगा, अटेन इक्विलिब्रियम इन ए क्लोज सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? इन ए क्लोज सिस्टम। जैसे मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि जो भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं वो क्लोज सिस्टम में ही होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एट दिस पॉइंट द रेट ऑफ मेल्टिंग एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, ऐसा बोल सकते हैं। एट दिस पॉइंट द रेट ऑफ melting of ice, the rate of melting of ice which is equals to the rate of freezing of water, the rate of freezing of water, दोनों का रेट सेम होगा और इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट? द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस विच इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। और ये कौन से स्टेट में हो रहा है? आइस सॉलिड स्टेट में था, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हमने फ्रीजिंग पॉइंट की बात की। अब फ्रीजिंग पॉइंट का आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो हम जनरल डेफिनेशन रॉन्ग बोल देते कि एट दिस पॉइंट लिक्विड स्टार्ट गेट फ्रीज, तो ये रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? द टेम्परेचर एट विच, देखो डेफिनेशन याद रखना, द टेम्परेचर एट विच the solid and the liquid phases, the solid and the liquid phases at equilibrium, at atmospheric pressure is called as freezing point। समझा डेफिनेशन? ये परफेक्ट डेफिनेशन है, इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब भी फ्रीजिंग पॉइंट का अगर आपको किसी ने डेफिनेशन पूछा क्वेश्चंस के लिए, तो आप ये वाला डेफिनेशन बताओगे। ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो ऐसे टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम पे आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, चलिए ये हो गया क्लियर, डन। इसमें कोई डाउट? अभी आता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अभी हमें क्या पढ़ना है? सेकेंड टाइप का इक्विलिब्रियम आता है लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो क्या होता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में। आपके पास जैसे कि H2O लिक्विड है और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ गैस में, H2O गैस में। यहाँ पे क्या होता है? एट सर्टेन पॉइंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पे दो केस आपको पढ़नी होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड वाटर विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसियस वाटर, मतलब जो स्टीम फॉर्म होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इस स्टेट को हमने क्या बोला है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ये इसका एग्जांपल हो गया। क्लियर? ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होता है? वाटर एस्केप हो जाता है गैसियस फॉर्म में। फिर जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, गैसियस वाटर का कन्वर्जन लिक्विड वाटर में हो जाता है। ओके, तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं? फाइनल द रेट ऑफ इवोपरेशन। यहाँ पे क्या इवोपरेशन हो रहा है? ये जो है आपका इवोपरेशन है, रेट ऑफ इवोपरेशन विच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है वो कंडेंसेशन है ना? इवोपरेशन और कंडेंसेशन सेम होता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। एक सर्टेन स्टेज आती है कि इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन, रेट ऑफ इवोपरेशन which is equals to rate of condensation, ये एक आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्लियर आइडिया? ओके, तो इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट आता है। व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? इस केस में आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना होगा। व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको परफेक्ट पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है।
चलिए अब देखते बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equals to the atmospheric pressure is called as boiling point, is called as boiling point। इसी को हमने क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट बोला है। जैसे लिक्विड का बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है तो उसमें वेपर्स फॉर्म होते हैं, तो जब वेपर्स एंड एटमोस्फेरिक सेम हो जाता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर। फिर आता है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट आता है थर्ड सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। जस्ट एग्जांपल हम देखेंगे अभी सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम के। अभी एग्जांपल भी आपको पूछे जाएंगे कि नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन सॉलिड वेपर लिक्विड या सॉलिड वेपर का एग्जांपल है। जैसे सॉलिड में ले लिया आई टू सॉलिड है, इक्विलिब्रियम में जा रहा है और आपको मिला I2 गैस। देखो I2 सॉलिड इज कन्वर्टेड टू I2 गैस, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया। ये एक एग्जांपल था। नाउ फोर्थ टाइप आता है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ये नेक्स्ट एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें क्या होता है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में, अभी आपके पास एक सॉलिड दिया जाएगा, उसका कन्वर्जन हमने सॉल्यूशन में किया। जैसे कि हम शुगर सॉल्यूशन लेते हैं सॉलिड, शुगर सॉलिड फॉर्म में ले लिया, शुगर सॉलिड है और आपका शुगर सॉल्यूशन, इसमें जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा उसी को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है जैसे जैसे शुगर में ऐड करते जाता हूँ वाटर में, जैसे धीरे धीरे मैं शुगर वाटर में ऐड करते जाता हूँ, शुगर सॉल्युबल होते जाता है होते जाता है। जैसे मैं और शुगर ऐड करते जाता हूँ तो एक सर्टेन स्टेज आता है शुगर का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है और जो शुगर है वो नीचे जाके सेटल डाउन होता है। तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर मतलब रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है। तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल क्या है, शुगर सॉलिड एंड शुगर सॉल्यूशन। देखो जैसे कि आप घर पे एग्जांपल करके देख सकते हो, जैसे कि ग्लास ले लिया, ग्लास में पानी है, ओके, यहाँ पे वाटर रखा है और मैं यहाँ से शुगर ऐड करते जा रहा हूँ। धीरे धीरे पहले शुगर सॉल्युबल होते जा, जैसे मैं जितना ज्यादा शुगर ऐड करते जाऊंगा तो एक सर्टेन स्टेज आएगा शुगर का सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा और यहाँ पे शुगर जमा हो जाएगा नीचे और ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है उसको हमने बोला है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, उसी को हमने क्या बोला है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आता है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। फिफ्थ आता है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ओके। ये इसका एक और टाइप है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के हमारे एग्जांपल्स ये थे। अब इसमें क्या होता है जैसे कि CO2 गैस हम ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये क्या होता है CO2 इन सॉल्यूशन, CO2 सॉल्यूशन मैंने बोल दिया, ओके, CO2 सॉल्यूशन बना। तो क्या होता है एट सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है लिक्विड डिसॉल्व होता है एट पर्टिकुलर डेफिनेट मास ऑफ द गैस, मतलब पर्टिकुलर मास तक ही ये डिसॉल्व हो सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका गैस है, पर्टिकुलर गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो इस स्टेट में जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है वही होता है हमारा गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसी को हमने क्या बोला है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। क्लियर। CO2 गैस का कन्वर्जन CO2 लिक्विड में हो रहा है, CO2 लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, CO2 गैस में हो रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल। ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल में होता है ना,
उसमें क्या होता है, डिजोल्व CO2। तो इसमें क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में डिजोल्व CO2 होता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना, डिजोल्व CO2 होता है उसमें, कार्बोनेटेड वाटर भी उसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, गैस रहेगा, गैस को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो वो बन जाता है सॉल्यूशन। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में क्या होता है, डिजोल्व CO2 होता है। क्लियर। कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में क्या रहेगा आपका, डिजोल्व CO2। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस फिजिकल। उसमें क्या क्या पढ़ा हमने, पहला था सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, इसमें सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होता है, लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में होता है, जिसमें मैंने फ्रीजिंग पॉइंट का आपको डेफिनेशन बताया था। फिर आता है लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम। इसमें लिक्विड का कन्वर्जन वेपर्स में हो जाता है, मतलब गैस में हो जाता है। इसमें रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन है। इसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखा है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वी है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, जिसमें सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है सॉलिड सॉल्यूशन वेपर्स इक्विलिब्रियम, जिसको हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं शुगर सॉलिड से। ओके। फिर आता है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने क्या किया था, गैस को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, सॉल्यूशन का फिर से गैस में कन्वर्जन हो सकता है। इसका वेल नोन एग्जांपल क्या था, कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड वाटर बोला जाता है उसको, डिजोल्व CO2 उसमें होता है। ठीक है, डिजोल्व CO2 उसमें रहेगा। अभी ये तो था इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। अभी हम देखते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, तो दो रिएक्शन के साथ समझ लेते हैं केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कैसे फॉर्म होता है। केमिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम होता है उसी को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे देखो आपके पास है H2 प्लस I2 दोनों रिएक्ट हो रहे थे। तो जब H2 I2 दोनों रिएक्ट होंगे तो हमें क्या मिलता है, ट्वाइस HI। अभी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हमें एरो ऐसा लिखना होगा, राइट। ये आपका क्या रहेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर। अभी इनिशियली क्या होता है, जैसे देखो एक क्लोज्ड वेसल मैंने ले लिया, एक आपका ये क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। अब इनिशियली क्या रखा है मैंने, इसमें H2 और I2 रखा है, इसको हम हीट कर रहे हैं। यहाँ से मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। जब इनिशियली इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, HI फॉर्म हो जाएगा, HI फॉर्म होगा, राइट। HI यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब जैसे जो रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, एट द बिगिनिंग क्या होता है, बिगिनिंग में जो रिएक्शन मिक्सचर रहता है ये वॉयलेट कलर का होता है। यहाँ पे क्या होता है, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ I2 के कारण यहाँ पे वॉयलेट कलर होता है। जैसे से धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड होते जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिक्रीज, जैसे से हम HI की तरफ जाएंगे ना, कलर का इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाता है ड्यू टू द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन, राइट। पहले इनिशियली कलर कैसा था, वॉयलेट कलर था क्योंकि आयोडीन ज्यादा था। जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे टाइम चलते जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो वॉयलेट कलर था उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। वॉयलेट कलर का इंटेंसिटी अगर कम हो जाता है मतलब आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। आफ्टर सम टाइम, हमें ऐसा दिखता है कि इंटेंसिटी ऑफ द वॉयलेट कलर इज कांस्टेंट। देखो पहले वॉयलेट कलर था, वॉयलेट कलर का धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसका रीजन क्या था, वॉयलेट कलर I2 के कारण था। जब ये वॉयलेट कलर का इंटेंसिटी डिक्रीज होते जा रहा है मतलब HI का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे हम थोड़ा और टाइम जाते जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी, बट एक सर्टेन पॉइंट पे हमें ऐसे दिख रहा है कि इंटेंसिटी अब कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कलर, वॉयलेट कलर का इंटेंसिटी एक स्टेज पे आके रुक गया, और उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। उसी स्टेट को हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम, राइट। समझा। तो ये था इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। अभी हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये हमें पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग बना दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी आज जो पहला सेशन है इक्विलिब्रियम का, उसमें हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे, कुछ थ्योरेटिकल प्रोसेस हमने पढ़ा, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने देखा, फिजिकल और केमिकल। अभी हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या देखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, और ये आपको पता भी होना चाहिए, इसमें MCQs भी बनते हैं।
यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इक्विलिब्रियम किसके लिए होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। इक्विलिब्रियम इज अटेन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम इज अटेन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन हमने अगर रिवर्सिबल ले लिया तो उसी में इक्विलिब्रियम आ सकता है ना, राइट। उसी में क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे मान के चलो अटेन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज वेसल, रिएक्शन इन क्लोज वेसल, इन क्लोज वेसल में ही होगा। जैसे कि मान के जो रिएक्शन में ए का कन्वर्जन आप बी में कर रहे हो और बी का कन्वर्जन आप ए में कर रहे हो, तो इस केस में ही आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। और इसी स्टेट को हमने क्या बोला था, हाँ, इसी स्टेट को मैंने क्या नाम दिया था, इक्विलिब्रियम। और ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के साथ डील करते हैं, राइट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के साथ डील करते हैं। तो मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूँ, लगभग 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, मैं एक आपको सारे, अभी लिखने में टाइम जाएगा तो हम एक डॉक्यूमेंट से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैं इससे आपको समझा देता हूँ, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। और थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लियर नाउ। चलिए अब देखते हैं। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको समझा ही दिया था, उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इक्विलिब्रियम इज अटेन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली इन क्लोज्ड वेसल, जब तक क्लोज वेसल नहीं होगा। जैसे मान के चलो आपने वाटर रखा एक ग्लास में और उसमें लीड नहीं रखा, तो क्या होगा, वाटर वेपर्स निकल जाएंगे। अगर आप लीड रखते हो, जैसे कि कोई अगर आप ग्लास लेते हो, ग्लास पर अगर आपने लीड रखा, जैसे ये ग्लास है, तो ग्लास पे मैंने लीड रख दिया, तो इसमें जो वाटर्स रहेगा और वे वेपर्स रहेंगे एक ही मिक्स, मतलब एक ही फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि देखो, ग्लास में रहने वाले हो, राइट। तो वेपर्स बनेंगे लिक्विड में, वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्जन, फिर से लिक्विड का कन्वर्जन वेपर्स में होता है, तभी जाके क्या होता है, इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है। ये आपका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो भी हमने देखा था, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर थर्ड आता है पॉइंट, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। इन्होंने क्या बोला है, कोई अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे कि इस रिलेशन से आपको पता चलेगा, equilibrium constant of forward reaction is inversely proportional to equilibrium constant of backward reaction. Now next point, at equilibrium, देखो, at equilibrium all observable or measurable properties such as pressure, concentration, color and density etc remains constant. Okay, ये constant बन जाता है। at equilibrium क्या होता है, all measurable properties जैसे कि प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट बन जाते हैं। नाउ फिफ्थ आता है, इट इज डायनामिक इन नेचर। जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसको हम डायनामिक इन नेचर बोलते हैं। डायनामिक इन नेचर कैसे, उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है, दैट इज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है विथ सेम स्पीड भी होता है उसका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, एट इक्विलिब्रियम concentration of reactants and products remains constant, concentration of the reactant and products remains constant। तो ये आप सभी को पता है। जैसे कोई रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, मैं इसको इक्वल भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कैटलिस्ट डाल दो
तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ओके, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, बट इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट रैपिडली। वो क्या करेगा, जैसे देखो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ए का कन्वर्जन बी में स्टार्ट हो गया। ओके, पहले इसको यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बनना था, ये जो इक्विलिब्रियम बन रहा है यहाँ पे लग रहे थे 10 मिनट। अब मैंने क्या किया, इसी में कैटलिस्ट डाल दिया। कैटलिस्ट क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम को फॉर्म करने में हेल्प करेगा और टाइम डिक्रीज कर देगा। जैसे कि मान के चलो ये इक्विलिब्रियम भी फॉर्म हो गया 1 मिनट में। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम का पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बट उसको जो टाइम लग रहा है ना उस टाइम को डिक्रीज कर सकता है। इक्विलिब्रियम को जो टाइम लग रहा है उस टाइम को वो डिक्रीज कर सकता है कैटलिस्ट। नाउ नेक्स्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, कैटलिस्ट हैज सेम इफेक्ट ऑन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन या दोनों रिएक्शंस पे सेम इफेक्ट होगा कैटलिस्ट का, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर और concentration favors either forward or backward reaction and thus shift of the equilibrium point in one direction। अब देखो, अगर आपको इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो प्रेशर आ गया, टेम्परेचर हो गया, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो इन फैक्टर से मैं इक्विलिब्रियम को लेफ्ट राइट शिफ्ट कर सकता हूँ। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं ली-चाटलियस प्रिंसिपल में, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट है चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर हो भी गया तो वो 0 रहेगा। नाउ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी होमोजेनियस एंड और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन सेम फेज, इन सेम फेज, ये सेम फेज में होते हैं। और हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज। इनका फेज क्या होता है, चेंज होता है, आर इन डिफरेंट फेज। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज क्या हो जाता है, डिफरेंट। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो आइडिया। तो इसके 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं, एनसीईआरटी में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हैं। ओके, क्लियर, एनी आइडिया, कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल क्लियर हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ये सब कुछ हमने देखा है यहाँ पे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर्म होने में जो टाइम लगता है ना उसको डिक्रीज कर लेता है, उसको जो टाइम लगेगा उसको डिक्रीज कर लेता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज इक्विलिब्रियम, उसका डेफिनेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, राइट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने होमोजेनियस हेटेरोजेनियस रिएक्शंस पढ़े हैं, उसके एग्जांपल्स। फिर हमने देखा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको H2 और I2 का। इसमें क्या हो रहा था, I2 पहले वायलेट था, जैसे धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी वायलेट कलर का इंटेंसिटी कम होते गया, एक सर्टेन स्टेज आएगा जिसमें इंटेंसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, उसी को हमने बोला था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसी को हमने क्या बोला था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, फिजिकल इक्विलिब्रियम में सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, सॉलिड वेपर, सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन हमने देखे थे, राइट। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमने आज पढ़ा है। तो कल के सेशन में हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।